वो लड़कियों को गुलाब के पानी में उबालकर एक अद्भुत परफ्यूम बना डालता था। आए दिन किसी न किसी गली नुक्कड़ में एक और लाश मिलती, पूरी नग्न और बाल कटे हुए। पूरा शहर दहशत में था। उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इस बार उसके निशाने पर थी एक अप्सरा, पेरिस के सबसे अमीर खानदान की लड़की। उसके पास पहुंचना उतना ही मुश्किल था जितना किसी अनसुलझी पहेली का हल ढूंढना, लेकिन उसी चक्कर में वो पकड़ा गया। पूरे नगर वासियों के सामने उसे 2 दिन बाद सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। आदेश था, जब तक उसकी जान न निकल जाए उसे सूली पर लटकाया जाएगा। ये सुनकर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दरिंदे का नाम था जीन बैप्टिस्ट ग्रेन्युअल, जिसे ईश्वर ने नाक नहीं बल्कि एक खास वरदान दिया था, इतनी तेज सूंघने की ताकत कि वो उस खुशबू को भी पहचान लेता था जो बाकी दुनिया के लिए अदृश्य थी। यहाँ से कहानी पीछे लौटती है उसके बचपन की ओर। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है, और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे। वो बच्चे को पांव मारकर इसे सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है, लेकिन इस दफा इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है, यही समझकर कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है, और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और जॉन को एक मैडम गैलार्ड के यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह ना छीन जाए। वे जॉन को मारते हैं, लेकिन गैलार्ड दरमियान में आकर इन्हें बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सूंघकर हर चीज का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गैलार्ड इसे जानवरों की खाले लेने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहां से जाता है, कुछ चोर गैलार्ड को मारकर इसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और वो इसे एक दफा शहर भी ले जाता है, जहाँ जॉन पहली दफा बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मजा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है, और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाते देखता है जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास भी होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वह लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। अब जॉन अपनी सूंघने की क्षमता से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे और वो डर के मारे चीखती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे ही लोग जाते हैं और वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो वो मर जाती है और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, और जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था, और शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है। वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दिनी के शरीर से आ रही खुशबू को सूंघकर कहता है कि वो इसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, और बाल्दिनी इसका मजाक उड़ाता है और जॉन इसे अपनी शक्ति के बारे में बताता है। अब बाल्दिनी इसे एक और मौका देता है। जॉन अलग अलग परफ्यूम बनाकर बाल्दिनी को देता है, जिसे सूंघकर इसे अमोर एंड साइकी की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर जॉन इसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ, और इसे सूंघकर बाल्दिनी को अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। उसके पास बहुत टैलेंट आ चुका था। अब जॉन को वो ग्रिमल से खरीद लेता है। जॉन की वजह से बाल्दिनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुके होते हैं, और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12 और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन को बहुत महसूस होती है। वो सोचता है कि वो ये काम कर दिखाएगा। वो बाल्दिनी से इसका तरीका सिखाने को कहता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का वादा करता है। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने डिजाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे उसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दिनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो, और वो बताता है कि उसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच और लोहे जैसी चीज को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। जॉन ये सब देखकर बाल्दिनी के वाकये के बाद बेहोश हो जाता है। अब बाल्दिनी उसके बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है कि मेरी शोहरत न चली जाए। जॉन बाल्दिनी से और कई नए तरीकों के बारे में पूछता है। बाल्दिनी उसे जानवरों के शरीर की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और उसे ग्रास जाने का हुक्म देता है, और बदले में उससे 1000 फॉर्मूले लेता है। बाल्दिनी उसे वहां से विदा कर देता है। ग्रेस जाते हुए जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। वो किसी का गुलाम नहीं था, अपने फैसले खुद ले सकता था। अगली सुबह होते ही वो ग्रेस के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में उसे वही खुशबू आती है जो उसे फलों वाली लड़की से आई थी।
वो देखता है कि एक बहुत प्यारी लड़की एक बग्घी से उतरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करता है और ग्रेस में आ जाता है। उस लड़की का पीछा करते हुए वो एक महल में दाखिल होता है जो वहाँ के अमीर शख्स रिचेस का होता है, और वो खूबसूरत लड़की लॉरा उसकी बेटी होती है, जो पूरे ग्रेस शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रेस में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। उस औरत का पति जॉन पर पूरी नजर रखता है। जॉन उनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो उस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। और दूसरे तरीके के लिए वो एक वेश्या को पकड़ता है, जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जॉन उसे मारकर उसके बाल काट देता है और उसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेटता है, और फिर उस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दिनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो वेश्या के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। अब वो बाल्दिनी के बताए हुए 13 बोतलों का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कतरा। लॉरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़के और लड़कियां लुका छिपी खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लॉरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार करता है, और इन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन 12 बोतलों का सेट तैयार कर लेता है और उन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लॉरा का कत्ल। अब ये सब देखकर रिचेस कहता है कि जितनी लड़कियों की मौत हुई है वे सब कुंवारी थीं, और उनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के पादरी उनकी मदद का भरोसा दिलाते हैं। वहाँ एक आदमी आकर उस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सब लोग बेहद खुश होते हैं। रिचेस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है। वो ग्रेस छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती लॉरा की खुशबू को महसूस करता है और उनका पीछा करता है और अपनी क्षमता से उनको ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ वेश्या का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे से निकालता है, जिसे ड्रू ओट देख लेता है। डूर जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस की तफ्तीश पर बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने कमरे में ही रखता है, और जॉन उसके कमरे से वो चाबी उठा लेता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अब अगले दिन जैसे ही रिचेस कमरे में जाता है, लॉरा की लाश देखकर बेहद रोता है। अब जॉन 13वीं बोतल भी बनाकर कामयाब हो जाता है और उसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं, और जैसे ही उसे जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतजार करते खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है। जल्लाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है, और वे सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के दरमियान फेंक देता है, और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा सब भूलकर प्यार करने लगते हैं, और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो उस फलों वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो इस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो इसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचेस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहां वो पैदा हुआ था, और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे हुए सब लोग इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं, और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है।